पिछली श्रृंखला में हमने विनोद कुमार शुक्ल और उनकी रचना प्यारे नन्हे बेटे पर विचार किया और हमने यह देखा कि किस कुशलता से एक पिता अपने बच्चों को खेल खेल में ही आसपास की जानकारी दे देता है और उसके लिए माता पिता को न तो विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, न बच्चे ही इससे उबते हैं, बल्कि वे खेल खेल में सहजता से ही सब कुछ सीख लेते हैं। यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि किस तरह से बच्चे माता पिता अपने एक या एक से अधिक बच्चों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। अगर वह एक को गोद में लेते हैं, कंधे पर बिठाते हैं, तो दूसरे को उंगली पकड़ा करके अपने साथ बनाए रखते हैं, जिससे कि बच्चा उपेक्षित नहीं महसूस करे। दूसरे यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध के जो कवि या लेखक हैं, उन्होंने शब्दों के चमत्कार पर विशेष ध्यान नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने अपने आसपास समाज में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं या जो वस्तुएं प्रयोग में आती हैं, उनके माध्यम से ही उन्होंने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है, अपनी बातों को जनता के साथ पास पहुंचाने का प्रयत्न किया है। और यही कारण है कि उनके उपमान भी जो हैं वो गांव से ही लिए गए हैं, जैसे खुरपी, कुदाली, हंसुआ। ये सब जो रचना के विषय भी हैं वो भी गांव के ही हैं या आसपास की से ही लिए गए हैं। उदाहरण भी उनका आसपास से ही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोहा के माध्यम से कवि जो है वह एक मेहनतकश इंसान की जिंदगी का भी चित्रण कर देता है। लोहे की उपयोगिता तो वह बताता ही है कि लोहा जो है वह हमारे जीवन में हर जगह छाया हुआ है, या बिना लोहे के हमारा काम नहीं चल सकता है। तो दूसरी तरफ वह लोहे के माध्यम से यह भी बताता है कि एक वयस्क स्त्री पुरुष को या जो माता पिता हैं उनको बिना लोहा बने इस समाज में, इस जीवन संग्राम में सफलता नहीं मिल सकती है। जिस तरह से एक लोहा शीत वर्षा ग्रीष्म में एक समान रह करके रहता है, उस पर मौसम का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, वह दृढ़ रहता है। उसी तरह से एक वयस्क व्यक्ति को भी आसपास की कठिनाइयों से या परेशानियों से निर्विकार रहकर उनसे लड़ते हुए या उन पर विजय प्राप्त करके ही सफलता मिल सकती है। यानी कि उनको भी छोटी बड़ी घटनाओं से विचलित नहीं होना है, बल्कि लोहे की तरह निर्विकार रह करके समस्याओं का सामना करना है। इसीलिए वह हर मेहनतकश पुरुष या मेहनतकश स्त्री को लोहा बतलाता है। अब हम अशोक वाजपेयी पर और उनकी रचना हार जीत पर विचार करेंगे। हम यहाँ यह भी देखते हैं कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध के जो कवि या लेखक थे, उनके दृष्टि में आज़ादी का सपना जो है वह टूट चुका है। आज़ादी से पहले के कवि या लेखक या जो भी व्यक्ति थे वो समझते थे कि आज़ादी के बाद हमारे देश में खुशहाली छा जाएगी, हमारी जनता खुश हो जाएगी। लेकिन जब हमको आज़ादी मिली तब यह एहसास हुआ कि यह आज़ादी तो मुट्ठी भर लोगों के लिए है या शासक वर्ग के लिए है। जनता की स्थिति तो ज्यों की त्यों है। यहाँ पर कवि यह भी बताता है कि जब कोई भी युद्ध होता है तो उसमें सैनिक मरते हैं, जनता प्रभावित होती है, लेकिन जीत या हार का श्रेय जो है वह राजा को मिलता है, शासक को मिलता है। जनता तो यह भी नहीं जानती है कि जो यह संग्राम हो रहा है, युद्ध हो रहा है, वह किस कारण हो रहा है, किससे हो रहा है या किससे नहीं हो रहा है। लेकिन बस उसको इतना ही पता होता है कि हम जो शासक हैं, हमारा देश जीत गया, हमारा राज्य जीत गया या हमारे राजा जीत गए, और जनता को उत्सव मनाने के लिए बाध्य किया जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पर भी शासन तंत्र का ही चित्र खींचा गया है कि जनता को हम अपनी
वास्तविकता से दूर रखते हैं, लेकिन उनका हम उपयोग साधन के रूप में करते हैं। जनता का उपयोग हम साधन के रूप में करते हैं। जनता हमारे साथ हंसे, जनता हमारे साथ रोए, इसके लिए हम उसको मजबूर करते हैं, विवश करते हैं, या जनता विवश है क्योंकि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति या उसकी खुशहाली जो है वह शासक वर्ग के साथ है। इसलिए शासक के साथ सुख या दुख का प्रदर्शन उसको करना है। लेकिन वास्तविकता क्या है, सही समस्या क्या है, ये इससे जनता को अनभिज्ञ रखा जाता है। और इसको कवि अशोक वाजपेयी ने, जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, या और महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कुलपति हैं, उन्होंने बड़ी कुशलता से इसको अभिव्यक्ति प्रदान की है। वो मशक वाले के माध्यम से यह बता रहे हैं कि मशक वाले को बस रास्ता सींचने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिर कौन जीता, कौन हारा या किससे युद्ध हुआ, इसकी जानकारी उसको नहीं है। कितने लोग उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, इसकी भी जानकारी नहीं है। लेकिन वह रास्ते को सींचने में, अपने कर्तव्य के पालन में व्यस्त है। तो इस अगली श्रृंखला में हम इनकी रचना हार जीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।